हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। आज हम इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये इंडियन पॉलिटी हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप जितने भी क्लासेस हो गए उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल देना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में भी जाके आप बोल सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं ये जो क्लासेस होते हैं उसके रिलेटेड पीडीएफ अपडेट कर दूंगा वहीं पे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मोटिवेशन वही है कि खुद को मोटिवेटेड रखे एग्जाम्स तक। एग्जाम मतलब आप अपने लक्ष्य तक मोटिवेट करें, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन होता है वो 2 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का नहीं होता। ये जो प्रिपरेशन होता है वो टाइम मांगता है, सेक्रीफाइसेस मांगता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन में टेंशन हो, स्ट्रेस हो, ये तो पार्ट है प्रिपरेशन का, वो आपको एक स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन में मत जाइए, खुद को मोटिवेटेड रखें। तो टेंशन, स्ट्रेस ये तो पार्ट हो रहेगा ही लाइफ का। ठीक है, जब तक लाइफ हो है तब तक ये टेंशन वगैरह सब रहेगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस ना करें, अपने काम पे फोकस करें और प्रिपरेशन का अच्छे तरीके से लेके जाइए। ठीक है, खुद का बेस्ट दीजिए, वही आपका काम है। और आप तो कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, अपना बेस्ट देने के अलावा आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि शॉर्टकट कोई और ट्रिक निकाल लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। किस तरीके से आप सीखेंगे इस चीज़ को, उस पर काम करिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट ऑफ, बोलिए। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, और कौन से स्टेट से, मतलब अपने कौन से और भी स्टेट है जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शंस पे आता है। ठीक है, मैं ये बात लास्ट क्लासेस में बोला था कि लास्ट क्लास या फिर उससे पहले के क्लास में बोला था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शंस पे और भी स्टेट्स आते हैं। ठीक है, तो इसे एक हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे स्टेट भी आ सकता है। ठीक है, जुरिसडिक्शंस अपना। तो अभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर पॉलिटी रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है, देखिए एग्जाम में पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटी में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है, प्रेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, पार्लियामेंट, ये सारे टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किया, कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी। वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर मेरे चैनल में जाती है, आप देख सकते हो। उसमें मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। सिटीजनशिप हो गया, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो गया, ये प्रेम्बल हो गया। ठीक है, ये सारे हो गया। अभी अभी बहुत सा आगे करना है। ठीक है, ये जो एग्जाम से इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ताकि वो जो भी हो गया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उस जाके देख सकते हो। बाकी आगे जो भी करेंगे वो आप देख लेना। ठीक है, चलिए फिर इसका आंसर क्या होगा। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इट वॉज ओरिजिनल नोन एज हाई कोर्ट ऑफ असम। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट पहले हाई कोर्ट ऑफ असम एंड नागालैंड के नाम से जाना जाता था, बट रीनेम्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट इन 1971। जब 1971 में इसको रीनेम किया गया बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रिकॉग्निशन एक्ट। ये जो एक्ट है इसके तहत ये रीनेम्ड किया गया। ठीक है, इट हैज द लार्जेस्ट जुरिसडिक्शंस इन टर्म्स ऑफ स्टेट विद इन इट्स एरिया कवरिंग द स्टेट असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ये सारे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके फिर इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन। ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, कहाँ, कौन से आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक आता है, ये आपको बताना है।
ये ऑप्शंस क्या होगा, ऑप्शन ए फ्रॉम 36 टू 51 तक आता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, which of the following articles of Indian Constitution enunciates fundamental duties, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड किया गया है, बताओ। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इनिशियली नहीं था, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तो इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। तो ये कौन से अमेंडमेंट के एक्ट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो अभी बताओ कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51 ए ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म स्टेट, ठीक है, द टर्म स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टर्म स्टेट है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, एक आर्टिकल में आता है और आर्टिकल 36 में भी आता है, दोनों का डेफिनेशन सेम है, ठीक है। तो इस स्टेट का डेफिनेशन क्या क्या है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुरिसडिक्शन, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट हो गया लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड हो गया आपका जो लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज, फोर्थ हो गया स्टेचुटरी नॉन स्टेचुटरी बॉडीज, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, वो 4 पॉइंट आपको याद रखना है डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। और डेफिनेशन ऑफ स्टेट आप पॉलिटी के कोर्स में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया, आप उसमें भी जाके देख सकते हो। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 12 में आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन ऑफ डिफाइन द टर्म स्टेट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये सारे दिया हुआ है। और आर्टिकल 1 में क्या आता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 8 में राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कॉन्टिन्यूएंस राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ये सारे हैं। तो नेक्स्ट बताओ, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जुरिडिक्शंस होता है, ठीक है, एपिलेट जुरिडिक्शंस, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, ऐसे बहुत नॉमिनल जुरिडिक्शंस, बहुत सारे जुरिडिक्शंस है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए आर्टिकल 131 पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से दिया हुआ है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस पे क्या क्या आता है, ठीक है, अब देख लेना। ये एडवाइजरी जुरिडिक्शंस, एपिलेट जुरिडिक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following articles of Indian Constitution empowers the President to appoint Comptroller and Original of India, CAG, ठीक है। इसका काम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि CAG क्या काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट टू CAG, ठीक है, प्रेसिडेंट को एम्पावर्स करते हैं कि CAG को अपॉइंट करे। प्रेसिडेंट बहुत मतलब बॉडी को अपॉइंट करते हैं, तो इसका जो CAG है उसको जो अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो एम्पावर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को। वो कौन से आर्टिकल में है, बी आर्टिकल 148 में है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ये देखिए, ठीक है, टर्म कितना 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 टर्म है उतना CAG का 6 ईयर अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। रिपोर्ट प्रेसिडेंट CAG ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी शायद चेंज हो गया, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द क्या, आर्टिकल 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 क्या डील करता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू प्रोपागेट रिलीजन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी, क्या होगा ऑप्शन। आर्टिकल 30 कहाँ पे आता है, फंडामेंटल राइट्स पे आता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओ ये शायद गलत दिया हुआ है, ये आंसर नहीं है, ऑप्शन सी होगा आंसर, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
ये गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। Which article of Indian Constitution declares देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? हम जो कहते हैं हम लोगों का नेशनल लैंग्वेज क्या है? नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। हिंदी क्या है? हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है हम लोगों का। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? और हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया गया? देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज अभी हिंदी के साथ इंग्लिश भी ऐड किया गया है। ठीक है, अभी देखना ऑफिशियल कामों में हिंदी के साथ इंग्लिश भी रहता है। जो यूनियन के काम है, स्टेट में क्या होता है? स्टेट में हिंदी इंग्लिश और स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो रहता है। ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 343 ऑप्शन ए। ठीक है, 343 में ये दिया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये देख सकते हो आप, पूरा डिस्क्राइब करके मैंने दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड इन, ये जो मनी बिल है, एक होता है मनी बिल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तीन तरह के इससे बिल होता है। ठीक है, ये जो मनी बिल है ये कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? ठीक है, और मनी बिल जब प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, तो पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो बाद में जब एसेंट के लिए जाते हैं वो एसेंट में प्रेसिडेंट ना नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शंस के आर्टिकल 110 पे होता है। ठीक है, आर्टिकल 111 में क्या होता है, 12 में क्या होता है, 13 में क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए मनी बिल डिफाइन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन दैट स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? कौन से आर्टिकल में जो स्टेट स्टेप ले सकते हैं विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? और ये आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 39, 73, 24, 40। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स अच्छे तरीके से, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये जो जितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसमें से अच्छे तरीके से देख के जाओ। यहाँ से आर्टिकल आएगा ही आएगा। अब देख, जब एग्जाम दे के आओगे तब सोचोगे कि हाँ ठीक ही था। तो यदि अगर यहाँ से कॉमन पड़ता है तो अच्छा ही है, नहीं पड़ता है तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए काम हो जाएगा। तो इस पे फोकस करो क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी, आर्टिकल 40। ठीक है, नेक्स्ट। ये आर्टिकल 40 और आर्टिकल 39 में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय पावर्स टू विथहोल्ड हिज असेंट ऑन एनी बिल? इस आर्टिकल में जो प्रेसिडेंट के पास है वो जो आप जब बिल प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट के पास, उनके पास एक पावर होता है कि वो अपना जो एसेंट हो वो देने से मना कर सकते हैं। ठीक है, विथ होल्ड कर सकता है। तो वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है जो प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं वो पावर? आर्टिकल 63, आर्टिकल 108, आर्टिकल 109, आर्टिकल 111। कौन सा आर्टिकल? जल्दी बताओ। आर्टिकल 11, 111। ठीक है, याद रखना। लास्ट मनी बिल में देखा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो आर्टिकल है 111 ये आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप ऑफ वीटो होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। याद रखना 3 टाइप का वीटो क्या क्या है। नेक्स्ट। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडजुडिकेशंस ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिविटी टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर वैलीज इज डन? जो डिस्प्यूट होता है ना, जैसे मान लो एक रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लो जो हम लोगों का ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, वो पहले अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश से फिर असम में आता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट के बीच में कह सकते हो एक वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट रिवर हो गया, रिवर वैली हो गया। तो कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट में मतलब ये रिवर को लेके क्या होता है, डिस्प्यूट खड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट वगैरह होते हैं वो
सॉल्व करने के लिए, वो देखने के लिए कौन से आर्टिकल में जो प्रोविजन दिया हुआ है इंटर स्टेट डिस्प्यूट काउंसिल बनाने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल को क्या होगा 20, 60, 61, 62, 64, कौन सा आर्टिकल डील करता है डिस्प्यूट रिलेटिविटी, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट? ऑप्शन सी आर्टिकल 262 पे, ठीक है, याद देखना। नेक्स्ट ये देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए फिर, Which part of the constitution envisages a 3-tier system of पंचायत? कौन से पार्ट पे दिया हुआ है 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत? पंचायत कौन से पार्ट पे आता है बताना है आपको, और पंचायत कौन से शेड्यूल में आता है 11th शेड्यूल, ठीक है। और 12th शेड्यूल में कौन आता है म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है 12th शेड्यूल में। तो कौन से पार्ट में आता है पार्ट 9, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो पार्ट 9 में आता है, पार्ट 9 का उल्टा क्या होगा 11, ठीक है। ये जो एक्स और सॉरी एक्स, ठीक है। तो याद रखना शेड्यूल 11 पार्ट 9 याद रखना दोनों, ठीक है। चलो फिर ये आप देख सकते हो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। पार्ट 9 आर्टिकल 243 टू एंड 243A टू 243O, ये सारे आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, Which of the following articles of the Constitution vests the executive power of the Union in the President? अब बोलो कौन से आर्टिकल में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है? रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? कौन है रियल एग्जीक्यूटिव? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। अभी बताओ कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 में, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो ये सारे आप देख सकते हो आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 5 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव। तो 552, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, बाकी पूरा कंप्लीट आर्टिकल 75 तक आप देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इसी कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल कितना? और फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 280 में आता है, ठीक है। तो अभी बताना है आप लोगों को इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है। इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, सीएजी हो गया, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। हम जब पॉलिटी कंप्लीट करेंगे तब उसमें देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होता है, स्टेचुटरी बॉडीज होते हैं, वो कैसे बॉडी है। जो हम लोगों का नीति आयोग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी है ये। तो क्या है क्या नहीं है वो सारे हम बाद में अच्छी तरीके से अच्छे से बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 324 में आता है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए फिर पार्ट 15 में आता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। ये जो मतलब क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से आप ध्यान से करते क्लासेस तो आपको पता होगा। ये जो आर्टिकल है मैं ऑलरेडी करा दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएट करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट को कौन बोलेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए? स्टेट असेंबली, ठीक है, स्टेट असेंबली। अभी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 169 में, ठीक है, देखना ये सारे एवोल्यूशनरी क्रिएशंस आर्टिकल
169 में आता है। और ये कौन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन एबोलाइज लेजिस्लेटिव काउंसिल और create it by simple majority, that it is a majority of member of each house present and voting if the legislative assembly of the concerned state by special majority passes resolutions to the effect। ये अच्छी तरीके से चीज़ें याद कर लेना, मैं दे दिया, ठीक है। चलिए, if a new state of the Indian Union is to be created, which one of the following schedules of the constitution must be amended। मैं पहले क्लास से ही बताता आ रहा हूँ कि शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये शेड्यूल रिलेटेड मैं खुद से हाथ से लिख के मैं टेलीग्राम में दे दिया, अब जाके चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। सब मतलब जो शेड्यूल मैंने हाथ से लिखा वो अच्छी तरीके से, मतलब एक बहुत कम वर्ड्स में अच्छे तरीके से दे दिया, ठीक है। आपको अगर दिक्कत होता है तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप बता सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर से दे दूंगा आप लोगों को। ये कौन सा आर्टिकल में, कौन सा शेड्यूल में था? फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट शेड्यूल में ये आता है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या आता है? थर्ड में क्या आता है? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये जो फर्स्ट शेड्यूल है डील्स विद द लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडेड बाय, बोलो। फर्स्ट इनिशियली 8 शेड्यूल था, ठीक है, 8 शेड्यूल था, बाद में 9, 10, 11, 12 ऐड किया गया। तो ये जो 9th शेड्यूल है कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाज एडेड बाय, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया? ऑप्शन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, याद रखना 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज व्हिच कैन नॉट बी चैलेंज इन ए कोर्ट एंड वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन बाद में ये चेंज कर दिया गया। मैं उसमें जो मैंने अपलोड किया उसमें दिया हुआ है। तो वो बाद में क्या हुआ, जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जुडिशियल रिव्यू उसमें होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ पे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कौन से लिस्ट पे है? इंडिया में 3 तरह की लिस्ट है। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये सारे हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है? आधा सब्जेक्ट यूनियन के पास, मतलब यूनियन और स्टेट बोथ दोनों देखते हैं, ठीक है। और एक होता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, ठीक है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में क्या होता है? जो भी सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं है वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में आता है, और ये यूनियन के पास पावर होता है, ठीक है। जब इंडियन इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तब पहले गवर्नर जनरल के पास रहता था ये रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। चलिए फिर कौन सा? स्टेट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में फॉर एग्जांपल एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट पे आता है, ठीक है। चलिए फिर ये आप देख सकते हैं। चलिए, 7 शेड्यूल ऑफ द, ये जो लिस्ट वगैरह है वो कहाँ पे, कौन से शेड्यूल में है? 7 शेड्यूल में है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर वेरियस आइटम डिवाइडेड बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये याद रखना। चलिए, यूनियन लिस्ट 100 आइटम्स, स्टेट लिस्ट 61 और कॉन्करेंट लिस्ट 50 आइटम्स, 52 आइटम्स, ठीक है। बोथ सेंटर एंड स्टेट देखते हैं, मेक लॉज, ठीक है। प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशंस फॉर SC ST हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में आता है ये प्रोविजंस? अपॉइंटमेंट ऑफ द नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 338 एंड 338 बी और 338 एंड 338 ए, ठीक है, याद रखना। ये देख सकते हो आप, दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वास्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस। तो प्रेसिडेंट के पास कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? जो ऑर्डिनेंस का पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एम्पावर करते हैं प्रेसिडेंट के, जो ऑर्डिनेंस का पावर इशू करने का, ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर वो प्रेसिडेंट के पास दिया हुआ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल क्या होगा? 100, जल्दी बताओ।
प्रेसिडेंट के पास भी है। और ये ऑर्डिनेंस कब इश्यू किया जाता है? जब स्टेट में क्या होता है, इमरजेंसी लगा हुआ है रहता है, ठीक है। चलो फिर इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 123, ठीक है। नेक्स्ट, और 213 किसके पास है? गवर्नर के पास। प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन। 123, 213, ये याद रखना। दोनों मतलब 3 नंबर से बना हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। 123, 213। गलत मत कर देना फिर एग्जाम में। फिर फिर एग्जाम में करके आया कि 213 प्रेसिडेंट को दे दिया, ऐसा मत करना, अच्छे तरीके से देख लेना। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन अ स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है प्रोविजन ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और गवर्नर जो है वो क्या है? एजेंट ऑफ द सेंटर, ठीक है। गवर्नर बनने के लिए कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 155, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे दिया हुआ है आर्टिकल 155, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। आर्टिकल 157, 58, 59, 60, 61, 164, 65, 174, 270, ये सारे आप अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। मैंने अच्छे तरीके से वो सारे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके दे दिया ताकि आपको हेल्प हो, ठीक है। अगर ये वीडियोस, ये लेक्चर्स आप अच्छे तरीके से सुन के, अच्छे तरीके से रीड करके आप खुद में नोट्स बना के जा रहे हो, तो 110% श्योर आपका जो क्वेश्चंस आएगा। और आप अगर नहीं भी आता है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेगा कि इसी टॉपिक से आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे अलग क्या ही आएगा, ठीक है ना, इससे अलग क्या ही बनेगा, तो आपको हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी पे कौन से 2 आर्टिकल है जो कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता? ठीक है, आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 20, 21, कौन से आर्टिकल? बोलो, कौन सा आर्टिकल? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आर्टिकल होगा? ऑप्शन आर्टिकल डी, ऑप्शन डी, आर्टिकल 20, 21, ठीक है, याद रखना। ये क्या है? आर्टिकल 20 क्या है? बोलो। तो आर्टिकल 20 और 21 में क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखता हूँ आप लोगों को कितना पता है, मतलब आप कितना अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not correctly match under constitution of India? कौन सा नीचे दिया गया करेक्टली मैच नहीं है? तो आप अगर एलिमिनेट करते हो, ए को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि पंचायत हम कुछ टाइम पहले देखा है कि पार्ट 9 में आता है। म्यूनिसिपैलिटी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, म्यूनिसिपैलिटी भी पार्ट 9A में आता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रिब्यूनल्स के बीच में अभी लड़ाई होगा, ठीक है, जो जीतेगा वही विनर होगा। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये होगा गलत, मतलब करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रिब्यूनल पार्ट 10 में आता है, याद रखना। चलिए फिर, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस इज किस पे है? prohibited by the constitution, judged by test of responsibleness, strict on freedom of the press mentioned in article 19, specified in article 31 of the Indian constitution. censorship of the press किस पे है? ऑप्शन बी, judged by test of responsibleness, ठीक है। चलिए फिर यही तक था, ये देख सकते हो आप, ठीक है, आप अच्छे तरीके से रीड कर लेना। चलो फिर यही तक था, हम लोग इंडियन पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस देख लिया। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया। कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा।
और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी आप डाउट पूछ सकते हो, डाउट आप उस पर भी क्लियर कर सकते हो। और कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।